व्यूवर्स, इतनी मोहब्बत करो ना। किस्त नंबर 9। थोड़ा और वक्त गुजरा तो बिलाल निकाह ख्वाह को लेकर आ गया। फातिमा ने हजर को कस्में देकर चुप करा आया हुआ था और रोती हुई आसमा को सारा ने अपने साथ लगाया हुआ था। सारा से बार बार समझा रही थी और तसल्ली दे रही थी, जबकि हूर बिल्कुल सुन अंदाज में कुर्सी पर बैठी हुई थी। माम ने उसको सर पर दुपट्टा उड़ाया और निकाह शुरू हुआ। जैन की तरफ से गवाहों में अशर और बिलाल थे, जबकि हूर की तरफ से ताया और उसके चाचा। हजर इस सारे मंजर को बहुत बेबसी से जब्त करके देख रहा था। जब निकाह ख्वाह ने हूर से पूछा, आपको शाह जैन के निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? तो गायब दिमागी से निकाह ख्वाह को देखती उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज़ें गायब थीं। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। जब भी फातिमा ताई आगे बढ़ी तो हूर के पास आई और हूर के कंधे पर से हाथ से दबाव डालकर कहा, हूर बेटा जवाब दो। हूर ने एक नज़र फातिमा ताई को देखा और उसे अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकालने के लिए किस तरह उसकी ज़िंदगी दाव पर लगा रही थी। बोलो बेटा, आपके हाथ का दबाव पहले से ज़्यादा था। हूर ने गर्दन हल्का कर कबूल है कहा। किसी रोबोट की तरह उसने निकाहनामे पर साइन किए। कबूल और एजाद के मराहल तय हुए। अशर और बिलाल ने जैन को गले लगाया। वही ताया और चाचा हूर के सर पर हाथ रखकर कुर्सियों पर बैठ गए। हूर यूं ही बुत बनी बैठी रही। ऐसे ही दोपहर से शाम और शाम से दोपहर गई। टेंशन वाले माहौल में ही हजर, अस्मा और हूर के अलावा सब ने रात का खाना खाया। पहले जहन ने सोचा वो हूर खाना खाने के लिए बोल, मगर फिर कुछ सोचे उसने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। सुबह 9 बजे उसने अपनी बाकी की रकम मिल जानी थी और इन्हें अपनी मंजिल पर रवां होना था। आए वो 3 थे मगर अब फर्द का इजाफा हो चुका था। जैन ने सोच लिया था कि वो हूर को अपने साथ लेकर जाएगा। नादिया बेगम को उसने यहाँ आने से 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। वैसे भी उनके डायलिसिस हो रहे थे और अस्पताल में उनकी केयर अच्छी हो रही थी। जैन ने सोचा कि मुनासिब वक्त पर वो अम्मा को हूर से अपने निकाह के बारे में बताएगा। वैसे भी वो खुश ही होती। असल कन्फ्यूजन उसे हूर की थी। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन ये मसला भी नहीं था, वो उसे हैंडल कर लेगा, उसे यकीन था। वैसे भी उसने अपने बाप के मरने के बाद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की थी। छोटी छोटी बातों को तो अब उसने सोचना ही छोड़ दिया था। परी आंखें बंद करते हुए उसने कहा और लब मुस्कुराए। पता नहीं उसे शायद याद भी होगा कि नहीं। यही सोचते हुए थोड़ी देर के लिए उसके आंख लग गए। सुबह होने में अभी थोड़ा ही वक्त है। जब अशर ने जैन को उठाया, बेटा बहुत ख्वाब देख लिए, अब होश की दुनिया में आ जाओ। जैन में आंखें खोलकर देखा तो पूरी तरह उजाला हुआ था। बराबर में बिलाल भी ऊँग रहा था। वैसे यार क्या मज़े हैं तुम्हारे भी। पिकनिक यहाँ कौन बनाने आया था और बना कौन रहा है? अशर ने दांत निकालते हुए कहा। जैन ने उसे घूरने पर इत्तफाक किया और सिगरेट सुलगाता हुआ वो बाहर निकल गया। हजर वहाँ पहले से ही मौजूद था। चौंक कर जैन ने उसे देखा। हजर की भी नज़र जैन पर पड़ी। तुम हूर को छोड़ दो प्लीज़, वो बहुत मासूम है। हजर ने बेबसी से जैन को कहा। तुम्हें उसके गम में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब वो मेरी बीवी है, तुम दूर रहो उससे। जैन को इसके मुंह से हूर का जिक्र नागवार गुजरा था। अपनी नागवारी छुपाए बगैर जैन ने हजर को उसके कल वाले जुमले लौटा दिया। देखो, तुम्हें हमसे जितना पैसा चाहिए था वो तुम्हें सुबह तक मिल जाएगा। अगर तुम्हें मज़ीद रकम चाहिए तो वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम बदले में हूर को। हजर की बात मुकम्मल होने से पहले ही जैन ने हजर का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, मुझे पैसों का लालच देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो पैसा मैंने तुम्हारे बाप से लिया है वो मेरा ही है, जो तुम्हारे बाप ने धोखे से लिया था। हकीकत जाके अपने बाप से पूछो। जैन ने अपने झटके से हजर का गिरेबान छोड़ा। और एक बात और, हूर को किसी भी मामले से दूर रखो। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से अपनी बीवी का नाम नहीं सुनूंगा। जैन ने उसका गिरेबान सही करते हुए और कहा और वहां से चला गया। सुबह का आगाज हुआ तो हूर अपने पाँव समेट कर बैठ गई। पूरी ही रात उसने जाग कर गुजारी थी। आसमां की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बराबर में ही लेटी हुई थी। बिलाल हालनुमा कमरे में आया और बुलंद आवाज़ में कहा, सब लोग जल्दी से बाहर आ जाओ। रकम पूरी जैन को मिल गई थी। अब उसे जफ़र मुराद की इसकी फैमिली के साथ जाने की इजाज़त दे दी। यही तय पाया गया कि वो
पहले वो लोग ज़फ़र मुराद की फैमिली को भेजेंगे और बाद में रकम लेकर खुद निकलेंगे। जाने के वक़्त जब सब लोग बस की तरफ बढ़ रहे थे, जब ज़ैन ने कहा हूर मेरे साथ जाएगी, ज़ैन ने हूर को भी आसमां के साथ बढ़ते हुए देखकर बोला। सबके कदम वही थम गए। ज़ैन आगे बढ़ा और हूर का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके अमल पर हूर को पहली बार होश आया। उसके मुंह से फकल टूटा। छोड़ दो मुझे कहीं नहीं जाना, उसने ज़ैन के हाथ से अपना बाजू निकालते हुए कहा, मगर ज़ैन की गिरफ्त उसके बाजू पर इतनी हल्की नहीं थी कि वो आसानी से छुड़ा सकती। हज़र ने आगे बढ़ने की कोशिश की कि फातिमा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। छोड़ो मेरी बेटी को प्लीज़ भाई, मुझे साहब देखें, ये दो हूर को जाने नहीं दे रहे हमारे साथ। आसमा रोते हुए मुसलसल बोल रही थी। वो हूर की तरफ बढ़ने लगी तो फातिमा और सारा ने उसको थाम लिया। आप सबको यहाँ से जाना है या मज़ीद यहाँ पर रहना है? और वैसे भी आपकी बेटी किसी गैर के पास नहीं है, अपने शोहर के पास है। आशिक के बोलने पर सारा आसमा को समझाने लगी। चलो आसमा निकलो यहाँ से और कोई मज़ीद हमारा नुकसान ना हो जाए। यहाँ से निकलेंगे तभी हूर को आज़ाद करवाएंगे। वो आसमा को लिए ज़बरदस्ती बस की तरफ बढ़ गई। बाकी सब लोग भी उनके पीछे थे। हज़र ने बस में चढ़ने से पहले मुड़कर हूर को देखा और मुसलसल रोते हुए अपना बाजू ज़ैन के हाथ से छुड़ा रही थी। हज़र की नज़र ज़ैन पर पड़ी तो ज़ैन उसको देख रहा था। उसके हाथ की गिरफ्त हूर के बाजू पर मज़ीद मजबूत हो गई। वो हूर को वहाँ से लेकर कमरे में चला गया। हज़र थके हुए अंदाज में बस में चढ़ा और बस वहाँ से रवाना हो गई। हूर मेरी बात सुनो, वो बिल्कुल बेकाबू हो रही थी। उसे ज़ैन की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। वो मुसलसल ज़ैन के हाथों से अपने बाजू छुड़ाने के लिए कभी उसके हाथ पर ज़ोर ज़ोर से मार रही थी और नाखूनों से उसके बाजू नोच रही थी। वो मुसलसल ज़ोर ज़ोर से चीखें जा रही थी, अपने ये पागलपन के मुजाहरे बंद करो हूर, नहीं तो तुम्हें ये समझाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे कि मैं तुमसे बड़ा पागल हूँ। ज़ैन ने उसे वांग करते हुए कमरे में लाकर उसे बेड पर पटका, मगर वो उठकर दोबारा ज़ैन की तरफ बढ़ी और इससे पहले कि कोई अपने रद्द-ए-अमल को इजहार करती, ज़ैन ने अपने हाथ से उसके दोनों बाजू काबू में किए और दूसरे हाथ से हूर के गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया। हूर के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने हूर की बोलती बंद कर दी और वो वही साकत हो गई। हूर आंखें फाड़कर बेयकीनी के आलम में सामने खड़े शख्स को देख रही थी। अगर वो दोबारा तो हाथ चले या जुबान चली तो दोनों काट कर फेंक दूंगा। ज़ैन उसको धमकाता हुआ कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। हूर गिरने के अंदाज में नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद इन दोनों के वहाँ से निकलना था। ज़ैन अशर और बिलाल की तरफ आया। इन दोनों को यहाँ से निकले हुए 15 मिनट हो गए थे। अब हम लोगों को भी निकलना चाहिए। अशर ने ज़ैन को देखते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग गाड़ी निकालो, मैं हूर को लेकर आता हूँ। ज़ैन हूर के कमरे की तरफ गया तो फर्श पर वैसे ही बैठी हुई थी। उसे हूर पर हाथ उठाने का अफसोस हुआ। इसी लहजे में नरमी लाते हुए कहा, चलो उठो हूर, अब हमें भी चलना है। वो हूर के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे वो भी उसका हाथ थामकर उठ खड़ी होगी। हूर ने एक नज़र उसको देखा और उसके बढ़े हुए हाथ को इग्नोर करके आगे बढ़ गई। ज़ैन हाथ जैकेट की जेबों में डालकर उसके पीछे चलने लगा। बाहर गाड़ी में अशर बिलाल बैठे हुए थे। गाड़ी स्टार्ट की हुई थी। वो शायद इन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। गेट का दरवाज़ा खुला हुआ था। हूर ने खुले हुए गेट को एक लम्हा देखा और फिर बिना सोचे बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो तेज़ होती सांसों और तेज़ हुई धड़कन के साथ तेज़ी से इस सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसे रास्तों का इल्म नहीं था, बस उसे यहाँ से निकलना था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और पाँव बुरी तरह दुख चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारनी थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, मगर उसे ये मौका नहीं गंवाना था। अचानक कोई उसके सामने आया और वो उसे चट्टानुमा चीज़ से टकरा कर गिर गई। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तारीख में जाते हुए दिमाग के साथ जो आखिरी बात उसको याद थी वो उसका बेहोश वजूद 2 मजबूत बाजों की गिरफ्त में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर ये 9th एपिसोड आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये जानने के लिए कि वो किस मजबूत बाजों की गिरफ्त में आकर गिरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि ये एपिसोड की तमाम डिटेल्स जानने के लिए आपको मेरे चैनल के टिप को विजिट करना होगा। सो मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को